ना, इसीलिए मैंने उनको ये कहा है कि जख्मी चीता और जख्मी शेर जो होता है ना, आप उससे होशियार हो जाइए। जिन लोगों का ये ख्याल है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती है और उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस तरह से अपने काम करने हैं। आप 100% सही रहे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना कहा था कि जालिमो आएगा तो मोदी, तो वो तो आ गया। एलॉन मस्क साहब का कल ट्वीट आया कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कंफर्म हो गया कि वो बनेंगे, उनका ट्वीट आया है कि मेरी कंपनियां भारत में बिजनेस करने को तैयार हैं। यानी कि खेल हो गया, यानी कि अब इलॉन मस्क आएंगे यहाँ पे, वो टेस्ला यही बनेगी और वो लीड करेंगे, गवर्नमेंट बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि आप सही रहे या मैं सही रही, या हम दोनों ही जो बात कर रहे थे उसमें कुछ आप ठीक रहे और कुछ मैं ठीक रही? इसके ऊपर जरा पहले बताइएगा। नहीं, मैं 50% सही रहा, आप 100% सही रहे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना कहा था कि जालिमो आएगा तो मोदी, तो वो तो आ गया। 35 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और एक बंदा एक तरफ, उसके साथ जो है इन 2-3 पार्टियां। दो डिवीजन मुझे नजर आ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के रिश्तों में नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट का थिन मार्जिन है उस पर फर्क पड़ेगा पॉलिसियों पे। तो देखिए, ऐसा है ना कि जब एक आप सरकार बनाते हैं या हुकूमत बनाते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसकी जो होती है, दो एक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो सरकार की जो ये आपकी जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, उनकी ज्यादा भूमिका होती है जब लेजिस्लेटिव कोई काम करना हो, जिसमें कि बिल को पास करवाना हो। और फॉरेन पॉलिसी आउट एंड आउट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। फॉरेन पॉलिसी में किसी उसकी जरूरत नहीं है कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनको उनसे अप्रूवल लेना है, उनसे परमिशन लेना है या ऐसा कुछ करना है। दूसरी चीज ये कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो दो मेन अलायंस है जिनके वजह से लोगों को कहा जा रहा है कि किसी तरीके का दबाव पड़ेगा, वो टीडीपी है और जनता दल यूनाइटेड है। टीडीपी आपका आंध्र प्रदेश से आई हैं और जनता दल यूनाइटेड बिहार से है। तो ये दोनों मिलकर 28 सीटें बीजेपी को दे रही हैं, जो कि 293 जो ये जीते प्री पोल अलायंस में। और पोस्ट पोल अलायंस अब वो 303 ऑलरेडी हो चुका है, 10 और समर्थन उनको 10 लोगों का मिल गया है। तो यानी कि और भी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो कम हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो घटक दल है, कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट है इस कोalition के, वो किसी भी तरीके से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उस पर कोई असर डालेंगे, और ना उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि ये पार्टियां इनवर्ड पार्टियां हैं, इनका दायरा, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में लड़ती है, उनको मतलब ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, उससे उनके वोट पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। तो उनका सारा प्रेशर अगर गवर्नमेंट पे डालेंगे वो कभी तो वो ये होगा कि कैसे वो कुछ स्पेशल डील ले सके आंध्र प्रदेश के लिए या बिहार के लिए। बाकी वो बीजेपी, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी में रशिया के साथ कैसे संबंध रख रही है, चाइना के साथ कैसे रख रही है, पाकिस्तान के साथ कैसे रख रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात रही कि क्या ये जो कम मार्जिन से आए हैं या कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ेगा रिश्तों पे? किसी भी तरीके का आंसर है नहीं। मोदी साहब का रिश्ता वही चलेगा। दूसरा ये कि आज कल जो राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं, उनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री साहिबा है, इवन मालदीव के मोइजू साहब को भी बुला लिया गया है। उसके बाद नेपाल से बुलाया गया है प्रचंड साहब को। और इस तरीके से जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है उस पे ये जोर दिया गया है, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अब वो क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि भूटान को भी बुलाया गया है। तो लग तो रहा है कि सारे ही नेबर्स जिनके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है उनको बुला लिया जहां डेमोक्रेसी है। म्यांमार में भी म्यांमार से भी शायद कोई नहीं बुलाए, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, मगर आज की डेट में वहां पे डिक्टेटरशिप है। सो बॉटम लाइन ये कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे होंगे ये पाकिस्तान को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो क्या ओवरचर्स भेज रहा है। भाई मोदी जी का जो रेड लाइन है वो ये कि आप वो आतंकवाद बंद करो। आतंकवाद और टॉक साथ में नहीं चलेगा। या आप वायलेंस के थ्रू इंडिया को फोर्स नहीं कर सकते कि आइए मेरे साथ टेबल पे बैठिए। और इसका उन्होंने जवाब दे दिया था। जब आप देखिए एक प्रेशर इंडिया से आया, मणिशंकर अय्यर साहब का बयान आया था फकर भाई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, भारत में भी बिकेंगे और भारत से बाहर भी उसको इंपोर्ट किया जाएगा।
तो अब चाइना के लिए तो ये अच्छी न्यूज नहीं है ना, बिकॉज कि चाइना वुड नॉट लाइक टू सी इंडिया ग्रोइंग एट दिस स्पीड कि इंडिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाए, तो वो उनके लिए जो है इट्स अ बैड न्यूज फॉर देम। तो चाइना को ये देखना है कि हाउ डू चाइना सी इंडिया, वो चाइना इंडिया को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, क्या जो बार बार वो कहते हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, सो डू दे कंसीडर कि दे कैन डांस टुगेदर, बिकॉज इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी कंडीशन होगी कि एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर। बट अभी जो चाइना का स्टांस है कि फोर्स एंड क्या नाम है, मोदी जी के लिए भी उन्होंने चुनावों में कोई बहुत बड़ी मदद तो की नहीं, सारी तरीके की एंटी मोदी जो गतिविधियां थी उसको वो फंड करते रहे, उसको उन्होंने पैसे दिए, तो ये कोई अच्छी वो उन्होंने कोशिश तो की और कुछ हद तक वो कामयाब हुए कि मोदी साहब की जो मेजॉरिटी थी या जो स्ट्रेंथ था उसको तो उन्होंने इरोड किया, मगर ये कि वो बहुत ज्यादा वो मोदी जी को टॉपल नहीं कर पाए। तो 5 साल के लिए मोदी जी आ गए हैं और जो इनका जहां अब इनको चूंकि लेसन मिल गया है, दे हैव इनफ टाइम टू रिपेयर द डैमेज, कहां कहां हुआ है उसका असेसमेंट करके वो उस पे काम पे शुरू हो जाएंगे तुरंत, बल्कि शुरू हो गए होंगे। एंटी इनकम्बेंसी और बैड कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में एक अच्छा खासा झटका लगा है और वो मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन जो उनका अलायंस है एनडीए, उन्होंने आसानी से वो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया और लगभग 295 से ज़्यादा सीटें इस वक्त एनडीए के पास हैं। और 295 सीटें बहुत ही एक अच्छा नंबर है कि स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने और रन करने के लिए। लेकिन दुनिया भर में ये बातें उठने लगी थी कि क्या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही इफ़ेक्टिव और उतना ही रूथलेस रहेगा जितना वो पिछले 2 बार था, क्योंकि पिछले दोनों बार बहुमत की सरकार थी, लेकिन इस बार एक अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ रही है। इस पर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो यूपीए जो कांग्रेस लेड अलायंस है उसने लगभग 2 बार ऐसी सरकारें चलाई हैं और जिसमें 200 या उससे कम सीट थी, और बीजेपी ने पहले भी अलायंस वाली सरकार चलाई हुई है। लेकिन इतिहास उठाकर देखा जाए तो ये जो अलायंस है एनडीए का, ये सबसे मजबूत अलायंस है, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस अलायंस के अंदर वो बीजेपी है और उसके पास लगभग 240 से 241 सीटें हैं, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए ये एक अच्छी खासी सरकार बना सकते हैं। और जो भारत के एडवर्सरी कंट्री हैं जो ऐसा सोच रहे थे कि इस बार जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा नर्म रहेगा और पिछली बार की तरह सख्त कदम नहीं उठा पाएगा, उनके लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि एनडीए अलायंस काफ़ी फॉर्मिडेबल दिख रहा है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स इस अलायंस के अंदर है। इसीलिए पूरी चांसेस हैं कि इस बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे। खासकर एनडीए में जो चंद्रबाबू नायडू है वो नॉन कैपिटलिस्ट हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि भारत अगले 5 साल में लगभग $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी। और जब एक देश की इकोनॉमी बड़ी होती है तो उस देश का डिफेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बड़ा होता है, और आने वाले समय में भारत के लिए एक अच्छे साइन दिखने को मिल रहे हैं। और उम्मीद है कि भारत अगले 5 सालों में नई बुलंदियों को छू सकेगा और अपने दुश्मनों को धूल चटा सकेगा।